हेलो दोस्तों। तो अपना लर्निंग कट्टा पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ब्लैक सॉन इस घटना के बारे में जानने वाले, इसके साथ आर्थिक मंदी आने वाली है। तो ब्लैक सॉन और आर्थिक मंदी, इसका आपस में क्या संबंध है और आर्थिक मंदी आने वाली है। तो आरबीआई ने क्या कहा है अपने रिपोर्ट में, इस सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाली है। तो चलो देखते हैं कि ब्लैक सॉन इवेंट होता क्या है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आरबीआई के रिपोर्ट में ब्लैक स्वान इवेंट का जिक्र किया है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने इस इवेंट का जिक्र क्यों किया है, ये इवेंट आखिर है क्या है। देख सकते हैं आरबीआई की रिपोर्ट, यहाँ पे क्या कहा है। अ स्टडी बाय द रिजर्व बैंक इंडिया, आरबीआई स्पोकन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल आउटफ्लो टू द टर्न ऑफ 100 बिलियन डॉलर। मतलब अगर हम अपने रुपीज में को दे देते थे 11,80,000 करोड़ रुपए इंडिया इन केस ऑफ मेजर ग्लोबल रिस्क सिनेरियो अ ब्लैक सॉन इवेंट। मतलब आरबीआई ने क्या कहा है कि अगर ब्लैक सॉन इवेंट आ जाता है तो हमारे इंडिया से 100 बिलियन डॉलर आउटफ्लो हो सकता है। अब आप बोलोगे ये ब्लैक सॉन इवेंट क्या होता है, अगर ये आ गया तो इतने पैसे हमारे इंडिया से किस तरह से निकाले जाएंगे। तो ब्लैक सॉन इवेंट मतलब आप यहाँ पे देख रहे व्हाट इज अ ब्लैक सॉन इवेंट। ब्लैक सॉन इवेंट मतलब इसके बारे में अगर हम जाने तो ब्लैक सॉन इवेंट रियर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। एक रेयर घटना जो हम एक सरप्राइज के तौर पे, जैसे हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया है, ऐसी एक चीज। तो इसे ब्लैक स्वैन क्यों कहा जाता है इस घटना को, तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मतलब एक ब्लैक कलर का हंस, जैसे हम यहाँ पे जैसे व्हाइट कलर का होता है, हम सबको पता है कि हंस व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन हंस ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो हमें किसी को नहीं पता कि ब्लैक कलर के हंस होते हैं। जब इसे फर्स्ट टाइम देखा तो एक अनप्रिडिक्टेबल लगा, सबको एक सरप्राइज लगा। तो इसी वजह से इसे ब्लैक सॉन के नाम से इस घटना को दर्शाया जाता है, जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, जो सरप्राइजिंग होती है। क्या है कहा कि 100 बिलियन डॉलर क्या आउटफ्लो होने वाला है। तो इतना पैसा कहाँ से जाएगा, मतलब 100 बिलियन डॉलर, इतना पैसा कहाँ से निकाला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से ही निकाला जाएगा, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे जो स्टॉक मार्केट जब अपनी ऊंचाई को छू रहा था, तो इतना पैसा मार्केट में आया कहाँ से था। तो जो अमेरिकन मतलब एफआईएस जो थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था। तो आप बोलोगे उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कोरोना के टाइम पर जब अर्थव्यवस्था को अपने बचाने का टाइम आया था, तो अमेरिका ने क्या किया था कि वहाँ पे फेड ने, जो अमेरिका की जिस तरह से हमारे यहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक है, वहाँ पे फेड उनकी रिजर्व बैंक है। तो उन्होंने क्या किया था, डॉलर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्वांटिटी में उसे छापा था और अपने वहाँ पे जो लोग थे उन्हें बांट दिया था। तो जब लोगों के पास, लोगों के हाथों में जो पैसा आया, तब लोगों ने उस पैसे को हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में उन पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो इसी लिए हमारा स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था कोरोना के वहाँ पे टाइम पे। तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद यूक्रेन का वॉर हुआ। उससे वर्ल्ड को बहुत हानि पहुंची है इस वॉर की वजह से। इसके वॉर की वजह से हमें, इसके कारण फूड क्राइसिस का भी अभी सामना करना पड़ रहा है हमें। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है। तो फूड क्राइसिस का भी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के कारण महंगाई अपनी अभी आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। और इस महंगाई का सामना पूरा वर्ल्ड कर रहा है। महंगाई का सामना करना पड़ रहा है बहुत। फ्यूल की महंगाई हुई, फूड की महंगाई हुई, सारी चीज़ों की यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ रही है, अपने आसमान को छू रही है। तो महंगाई को अगर काबू करना है तो लोगों के जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। तो फेड ने क्या किया है, फेड ने अभी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट जो अपने 28 ईयर के हाई के ऊपर, वो उन्होंने अपने रेट को बढ़ाया है। 7% उन्होंने अभी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, कि जिन जो जो पैसा उन्होंने लोगों में बांटा था उस पैसे को वो वापस ले रहे हैं। तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। तो
आरबीआई ने भी इंटरेस्ट में यहाँ पे बढ़ोतरी की है। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट से अगर एफआईज अपने पैसे को निकालेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इसकी वजह से यहाँ स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट से अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में हमें धीरे 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 गिरावट देखने को मिल रही है। जो एफआईज ने जो कोरोना के काल में जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा अब वो निकालना स्टार्ट किए हैं। स्टॉक मार्केट में अभी भी हमें उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट अपनी ऊंचाई को छू रहा था तो हर किसी की नज़र स्टॉक मार्केट पे आके रुकी थी कि जो बंदा स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था उसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जिस रफ्तार से स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थी तो हर कोई रिटेल ट्रेडर या हर कोई एक हम इंसान सामान्य इंसान कहेंगे, हर कोई स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगा रहा था। जब एफआईएस ने उस स्टॉक मार्केट को ऊपर की तरफ ऊपर एक हाई पे लेके गए और उसके बाद वहाँ पे हमारे रिटेल ट्रेडर वहाँ पे उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और वहाँ पे फंस गए। तो इसी वजह से मतलब अगर हम देखेंगे तो एफआईएस अपने पैसे को निकाल रहे हैं फिर भी स्टॉक मार्केट हम वहाँ पे इतनी गिरावट नहीं मिली। अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे या नैस्डैक को देखेंगे उनमें जितनी गिरावट चल रही है उतनी गिरावट हमारे इंडियन मार्केट में हमें देखने को नहीं मिले। हर गिरावट में हमें एक बाइंग नज़र आ रही है या देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर एफआईएस ने 1 रुपए को वहाँ पे लगाया है तो हमने भी 98 लगाई है। हमारी तो 98 भी लगी है। अगर वो अपने 1 रुपए को निकालेंगे तो हमारे 98 है जो ये मार्केट को अभी भी उस स्तर पे रोके रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नहीं गिरेगा कि हमने रिटेल ट्रेडर ने पैसा निकाला। तो क्या हो रहा है, जो गिरावट हो रही है तो रिटेल ट्रेडर भी घबराहट में अपने पैसों को वहाँ से निकाल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह से अगर सिनेरियो रहा, अगर ग्लोबली अगर वहाँ पे अगर समस्या रही, जो फूड के क्राइसिस चल रहे, जो यहाँ पे फ्यूल के क्राइसिस चल रहे या जो महंगाई बढ़ रही है, तो इसके कारण आने वाले दिनों में हमें स्टॉक मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो को आपको बनाना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इस आर्थिक मंदी को जाने देना, सारे वहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस चल रही है, जो इंडिया में भी जो महंगाई चल रही है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा शांत होने देना, तब आप लॉन्ग टर्म अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि अब जिस प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है उसके भी नीचे प्राइस पे आपको स्टॉक मिलेगा। तो वेट कीजिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को और थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया से अगर पैसा निकलेगा तो इंडिया से पैसा कहाँ से निकलेगा? स्टॉक मार्केट से तो निकलेगा। एफआईएस कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट से अगर उनका पैसा निकलेगा तो डेफिनेटली एक हम थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आरबीआई ने इसके संकेत दे दिए हैं कि यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया में आर्थिक मंदी यहाँ पे आ सकती है। तो इसके कारण आप फिलहाल आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट ना कीजिए, ना गोल्ड में कीजिए, ना मार्केट में कीजिए, ना किसी एसआईपी। थोड़े दिनों के लिए अपने पास कैश को रखिए, आने वाले दिनों में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आर्थिक मंदी आएगी तो सबको वहाँ पे लेके डूबेगी। आर्थिक मंदी जब आती है तो बहुत भयानक रूप लेके आती है। 2008 में इस तरह से घटना घटी थी। तो इसीलिए तुरंत कोई भी डिसीजन ना ले फोमो में आके किसने कुछ कहा, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।